तो हेलो एवरीवन। तो ये हमारे चैनल पे आज लिनक्स की पहली सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम लिनक्स के फाइल सिस्टम को समझेंगे और फाइल सिस्टम हायरार्की को समझेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम लिनक्स के बारे में और भी जानकारी लेंगे, उसके कमांड्स के बारे में और उसके टूल्स किस तरह से वर्क करते हैं। ये वीडियो बेसिकली काली लिनक्स पे होने वाली है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें शुरुआत स्लैश से हो रही है। तो ये स्लैश हमारा रूट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप साइड में देख सकते हैं ग्रीन कलर में बिन, एस बिन, ETC, DB, ये जो आपकी ये डायरेक्टरीज के नेम हैं। तो ये आपका जो पिक्चर देख सकते हैं आप, तो ये ग्राफिकल इंटरफेस है कि किस तरीके से होता है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ फोल्डर बने हुए हैं, बिन, बूट, DB, ETC, होम, लिब। तो चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रूट डायरेक्टरी। आपकी जो डायरेक्टरी स्टार्ट होती है बेसिकली रूट से स्टार्ट होती है। और असल में ये जो आप स्लैश देखते हैं अपनी टर्मिनल पे, तो ये रिप्रेजेंट करता है रूट को। और रूट यूज़र को ही इसके प्रिविलेज होते हैं इस डायरेक्टरी में रीड एंड राइट करने के। नॉर्मल यूज़र इन लाइब्रेरीज में रीड एंड राइट नहीं कर सकता। और आपको यहाँ देख सकते हैं बेसिकली थर्ड पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि रूट इज नॉट अ यूजर्स होम डायरेक्टरी विच इज नॉट सेम एज स्लैश। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आपको यहाँ रूट नाम की भी फोल्डर दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग है, स्लैश रूट अलग है और स्लैश अलग है। तो चलते हैं अगली तरफ। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है बिन डायरेक्टरी। तो जो हमारा बिन डायरेक्टरी होता है ये यूज़र बाइनरीज के लिए होता है और इसमें एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज होती हैं इस फाइल के अंदर। और आप सिंगल यूज़र की मदद से इस डायरेक्टरी में वर्क कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल बिन डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर हमारी हर टाइप की कमांड आपको मिल जाएगी, जैसे कि PS, LS, पिंग, GREP। आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जैसे मैंने ये टर्मिनल में अपने टाइप करा था, तो आपको यहाँ बहुत सारी कमांड्स मिल जाएंगी। अपेयर, AM, ASS, एयरक्रैक NG, एरोलिब NG, ये सारी कमांड्स आपकी बिन के अंदर आती है। तो इसमें आपको बेसिकली यूज़र और नॉन यूज़र दोनों इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और अगली आ जाती है हमारी थर्ड एसबिन। एसबिन होती है आपकी सिस्टम बाइनरीज, और जो आपकी बिन थी वो केवल यूज़र बाइनरीज थी। और एसबिन जो बाइनरी होती है वो बेसिकली हर यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि रूट यूज़र को इसके प्रिविलेज होती है एक्सेस करने की। और दोनों ही फाइल में बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स फाइल्स होती हैं और केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही इन बाइनरीज को रीड एंड राइट कर सकता है, क्योंकि उसी के पास प्रिविलेज होती है। और आप जैसे कि अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे रिबूट, fdisk, ipconfig, ifconfig और swap on, ये कुछ कमांड्स हैं जो केवल रूट यूज़र को ही परमिशन होती है एक्सेस करने की। और आप अपने डिस्प्ले पे फोटो भी देख सकते हैं नीचे कि कुछ कमांड्स दे रखे हैं, जैसे HW क्लॉक हो गई, PW, इस तरीके के जो कमांड्स होती हैं एसबिन की, ये केवल रूट यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमारा चौथा आ जाता है ETC डायरेक्टरी। तो ETC जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली, जो कि प्रोग्राम्स को ज़रूरत पड़ती है रन करने के टाइम पर। और इसके अंदर बेसिकली कुछ शेल स्क्रिप्ट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये देख सकते हैं ETC resolve.config, ETC lograte.config। तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं इनमें हम रीड एंड राइट कर सकते हैं इसकी मदद से। बेसिकली ETC फोल्डर के अंदर आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी हर सॉफ्टवेयर की। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है DB डायरेक्टरीज। तो DB डायरेक्टरीज होती है बेसिकली डिवाइस फाइल्स, और जो ये डिवाइस फाइल्स कंटेन करती है। और DB डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली हमको एक्सटर्नल जो हम डिवाइस इंसर्ट करते हैं अपने PC में, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, USB ड्राइव हो गई या कुछ भी पेन ड्राइव वगैरह अटैच करते हैं, तो उसकी जो सारी फाइल्स होती हैं वो DB फोल्डर के अंदर यानी कि DB डायरेक्टरी के अंदर मिलती है। जैसे कि डिस्प्ले पे देख सकते हैं आप, लॉक्स हो गया, लॉग्स, इस तरीके की सारी फाइलें आपको DB डायरेक्टरीज के अंदर मिल जाती है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा आता है प्रोक डायरेक्टरी, PROC डायरेक्टरी यानी कि प्रोक डायरेक्टरी। तो प्रोक डायरेक्टरी बेसिकली हमारी प्रोसेस डायरेक्टरी होती है, जो कि सिस्टम प्रोसेस को हमारे कंटेन करती है। और जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जब मैंने ये कमांड लगा रखी है /proc, तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी आपको ये फाइल्स और
क्योंकि PID यानी कि प्रोसेस ID मिल जाती है आपको यहाँ, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को रन, टर्मिनेट कुछ भी कर सकते हैं। PID बेसिकली हमारी प्रोसेस ID होती है जो कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर की रनिंग के टाइम पे बनती है और ये यूनिक ID होती है। और ये आप इसके रिसोर्स को proc.uptime पे जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं अपनी ये सारी फाइल्स की आपकी प्रोसेस ID बता देगा कौन सी किस तरीके की फ़ाइल आपकी रन हो रही है सिस्टम में। तो ये बेसिकली जो सारा डेटा स्टोर होता है वो प्रोक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है हमारा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा 7वां पॉइंट आ जाता है वेर डायरेक्टरी। तो बेसिकली वेर डायरेक्टरी हमारी वेरिएबल डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर हमारे को वेरिएबल फाइल्स मिल जाती है। इस फाइल के अंदर हमारे पास बेसिकली पैकेज और सारा डेटाबेस की फाइल्स होती हैं। जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, बैकअप हो गया, कैशे फाइल डेटा हो गया, लीफ फाइल का डेटा हो गया, लोकल, लोक, SP, स्पूल, टैम्प, www। तो www बेसिकली हमारा अपाचे सर्वर वाला है जिसके अंदर अपने हम कुछ भी होस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले फोल्डर की तरफ, अगले फाइल की तरफ। तो ये हमारी अगली फाइल आ जाती है टैम्प डायरेक्टरी। तो बेसिकली ये जो टैम्प डायरेक्टरी हमारी होती है, इसके अंदर हमारा टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। और ये टेम्परेरी डेटा वो डेटा होता है जब हम अपने PC को बूट करते हैं, तो उस टाइम पर जो हम प्रोग्राम या टास्क को रन करते हैं तो उसका जो बेसिकली जो टेम्परेरी डेटा होता है वो टैम्प फाइल के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, अपनी मैंने कमांड लगाई हुई है। तो आप यहाँ टैम्प डेटा के अंदर कुछ टास्क पहले से रनिंग होते हुए देख सकते हैं, जैसे सिस्टम प्राइवेट और ये हैश फॉर्म में कलर्ड सर्विस, इस तरीके की ये जो हमारी टैम्प फाइल होती है तो ये टैम्प डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। तो अगला पॉइंट हमारा आ जाता है USR डायरेक्टरी। तो बेसिकली ये USR डायरेक्टरी जो होती है हमारी, USR डायरेक्टरी जो होती है बेसिकली ये यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं, कंटेन करती है हमारी लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन और सोर्स कोड और बाइनरी फाइल्स। तो बेसिकली जैसे कि आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इसके अंदर हमको बिन की फाइल्स, गेम्स, इंक्लूड्स, lib32, libexcc, libx32, लोकल, एसबिन, शेयर, SRC। तो ये सारे फाइल्स का डेटा जो होता है वो यूज़र डायरेक्टरीज के अंदर होता है। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली और कर्नल रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो यूज़र डायरेक्टरी के अंदर ही होते हैं। यूज़र ऐड, यूज़र डिलीट का जो हमारा होता है वो सारा यूज़र डायरेक्टरी के अंदर से हम करते हैं। सारी चीज़ें, यूज़र के पासवर्ड हो गया, ग्रुप्स के पासवर्ड, वो सारे हमारे यूज़र डायरेक्टरी के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो इसी तरह से अगली हमारे पास आ जाती है होम डायरेक्टरी। तो हमारी जो होम डायरेक्टरी होती है बेसिकली उसके अंदर यूज़र्स की हमारे पास डायरेक्टरी होती है। जैसे कि मेरे सिस्टम में इस टाइम आप देख सकते हैं 3 यूज़र बने हुए हैं, जेनी, लूसीफर और यश। तो बेसिकली ये जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है हर यूज़र की यूनिक डायरेक्टरी होती है और कोई थर्ड या कोई अलग यूज़र आकर उसमें इंटरचेंज या इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये फाइल बेसिकली लॉक्ड होती है। एक यूज़र अपनी खुद की फाइल को ही चेंज कर सकता है, दूसरा यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये फाइल हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर आती है। जैसे कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं home/lucifer, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया हुआ भी है ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी होती है बेसिकली हमारी बूट लोडर फाइल्स होती हैं जो इसके अंदर, जो बेसिकली बूटिंग के टाइम पे काम आती है। और इसके अंदर हमारी कर्नल रिलेटेड GRUB बूट लोडर और सिस्टम की जो बूट लोडिंग की फाइल्स होती हैं वो सारी इसके अंदर स्टोर होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी हुई है 5.10.0 काली 7 AMD64। तो ये हमारी बूटिंग के टाइम पे जो फाइल बनी होती है तो बूट डायरेक्टरी के अंदर ही होती है। अगली हमारी आ जाती है लिब डायरेक्टरी। तो बेसिकली ये जो हमारी लिब डायरेक्टरी होती है सिस्टम लाइब्रेरीज होती है और ये हमारी बाइनरी लोकेटेड फाइल्स को स्टोर करती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अपना बिन और एसबिन, बिन यानी कि बाइनरी फाइल्स और एसबिन यानी सिस्टम बाइनरी फाइल्स। तो ये हमारी सारी कंटेन करती है। जो लाइब्रेरी हमारी होती है वो बेसिकली फाइल नेम से भी हो सकती है और PID से भी हो सकती है और .so से भी हो सकती है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है OPT डायरेक्टरी। तो ये हमारी बेसिकली ऑप्शनल डायरेक्टरी होती है और जो हम अलग से अपने सिस्टम में फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि हमने अगर कोई अपने सिस्टम में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है तो हमारी जो स्टोर होगी वो ऑप्शनल डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी। और ये हमारी ऑप्शनल के अंदर भी स्टोर हो सकती है, ऑप्शनल सब डायरेक्टरी के अंदर भी स्टोर हो सकती है। सब डायरेक्टरी जो हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का नाम है उसका जो फोल्डर बनेगा वो ऑप्शनल डायरेक्टरी के अंदर बनेगा। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट हमारा आ जाता है एमएनटी डायरेक्टरी। तो एमएनटी डायरेक्टरी बेसिकली हमारी माउंट डायरेक्टरी होती है। माउंट डायरेक्टरी मतलब जब हम अपने सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम या पेन ड्राइव इंस्टॉल करते हैं या लगाते हैं, तो उसकी जो फाइल्स स्टोर होती हैं वो बेसिकली माउंट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है हमारा मीडिया डायरेक्टरी। तो ये जो हमारी मीडिया डायरेक्टरी होती है बेसिकली रिमूवेबल मीडिया की जो फाइल्स होती हैं वो उसको स्टोर करती हैं। इसमें हमारी सीडी रोम आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव जो हम लगाते हैं अपने सिस्टम में, सारा डेटा जो हमारा दिखाती है वो बेसिकली मीडिया डायरेक्टरी दिखाती है। और इसके अंदर सारा माउंट डायरेक्टरी का जो रिमूवेबल डिवाइस का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट आ जाता है एसआरवी। जो हमारा एसआरवी डायरेक्टरी होती है वो सर्विस डेटा के लिए रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारा जो सर्विस डेटा होता है ये किसी भी टाइप का सर्वर रिलेटेड टास्क, यानी कि जो अपाचे सर्वर हो गया और स्पेसिफिक कोई अलग सर्वर हो गया Nginx, इस तरीके का जो डेटा होता है वो सर्विस डायरेक्टरी में स्टोर होता है। जैसे कि हमारी जो अपाचे सर्विस है उसका डेटा वो सारा यहाँ स्टोर मिलता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने अब कवर कर लिया लगभग। और इसमें हमने आज जाना कि क्या होता है लिनक्स का फाइल सिस्टम और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो बेसिकली एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी और आप काले लिनक्स को सीखना चाहते हैं और अब आपने अभी तक भी लिनक्स की जानकारी नहीं किया और आपको कुछ भी नहीं पता लिनक्स के बारे में और आप डायरेक्टली काले लिनक्स को सीखने आ गए, तो ये बात वैसे तो ठीक नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए लिनक्स को यूज़ करने की, किस तरीके से वो काम करती है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है कि आप काले लिनक्स से पहले उबंटू सीखें, क्योंकि वो एक यूज़र फ्रेंडली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको कोई नूब से नूब बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। काले लिनक्स से पहले उबंटू सीखे और फिर आप आगे कंटिन्यू करिए काले की तरफ। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कमांड्स के बारे में काले की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।